वेलकम क्लास। अध्याय 4 नया अध्याय है प्रतिरक्षा। तो इसमें प्रतिरोध क्षमता पहला। तो प्रतिरोध प्रत्येक जीव के शरीर में रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरोधकता कहते हैं। नहीं तो हम रोजाना बीमार हो। जैसे ये चौक फोक में क्या है, हजारों कीटाणु होते हैं। तो हम बहुत सारे रोगाणुओं को रोजाना खाते हैं और पानी के साथ पीते हैं, तो हमारे शरीर में क्या है, प्रतिरोधक क्षमता, उसकी वजह से बचते हैं। तो जीव के जो शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोध क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। याद हो गया। अब प्रतिरक्षा विज्ञान। तो हमारे शरीर में क्या होता है, इन्हें प्रतिरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है। तो जो तंत्र क्या करता है, इन रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है। तो विज्ञान की वह शाखा या वह क्षेत्र हम जिसके हैं, जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, यानी रोगों से किस प्रकार लड़ा जा रहा है, किस प्रकार सुरक्षा हो रही है इसका, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाएगी। अभी विज्ञान शब्द आ रहा है इसमें, जैसे अनुवंशिकी हमने बताया विज्ञान की वह शाखा। तो यहाँ पर तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार से रोगों से सुरक्षा करता है, इस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा, तो वो होगी प्रतिरक्षा विज्ञान। अब प्रतिरक्षा के बाद आता है प्रतिरक्षा के प्रकार। ये प्रतिरक्षा कितने प्रकार की हो सकती है, तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक मतलब एक सामान्य भी कह सकते हैं इसको, और जन्मजात भी कह सकते हैं। तो इसके नाम से पता लग रहा है, यानी ये स्वभाव है, स्वभाव से इसमें कोई हमें विशेष योगदान नहीं करना पड़ा, ये तो भगवान ने दी है जन्मजात, जन्म के समय। यानी ऐसी प्रतिरक्षा तो जीव में जन्म के समय उपस्थित होती है, वो जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाएगी। जैसे हम पैदा हुए उसी समय भी थी, तो वो प्रतिरक्षा क्या है, स्वाभाविक या सामान्य या जन्मजात। ऐसी प्रतिरक्षा जो जीव के अंदर उसके जन्म के समय उपस्थित होती है, यानी जन्म से ही चलती है। दोनों में अंतर पूछा जाएगा, ध्यान रखना फिर। तो वो क्या कहलाएगी, स्वाभाविक या सामान्य या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये क्या है, प्रतिरक्षा। जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसमें कौन सी प्रतिरक्षा दिखाई दे रही है, तो मैं उसके सर पर थोड़े थोड़े बाल आते हैं जो उसकी ठंड से सुरक्षा करते हैं। तो ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। नहीं तो सर में ठंड लगे तो सर्दी जुकाम होकर जल्दी बोलेगा कड़क। और त्वचा होती है उनके शरीर पर भी, देखो त्वचा। अब ये हमारे शरीर पर त्वचा है, तो ये अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो हार्ट वगैरह है, लिवर वगैरह है, वो ढके हुए हैं, तो डस्ट वगैरह नहीं जा रही अंदर। तो ये त्वचा भी क्या है, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। खाल स्किन आ रही है ना कवर्ड में बॉडी में, नहीं तो जैसे गाड़ी धुलती है ना, ऐसे रोजाना धुलने पड़ता है अपना शरीर, प्रेशर लगा के। धूल मिट्टी जाती है कि नहीं जाती अंदर ऑर्गन्स में, सुन रहे हो ना। और ये छोटे छोटे देखो रोम होते हैं, ये अविकसित बाल रोम कहलाते हैं, ये जन्म से आते हैं। ये भी स्वाभाविक परिस्थिति किसमें आती है, हमारे में। तो जो जन्म के समय नाक में बाल होते हैं जो फिल्टर करते हैं वायु को अंदर जाने थे, तो ये क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन्स बनना। तो ये सब किस में आएगा यहाँ पर, तो इस स्वाभाविक
प्रतिरक्षा को भी इन्होंने क्या करा है, डिवाइड किया है। भौतिक अवरोधक, दूसरा रासायनिक और अवरोधक, तीसरा तुम्हारा, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर भौतिक अवरोधक में क्या, अभी मैं बता रहा था, जो भौतिक में आ रहा है, जैसे हमने बताया त्वचा आ गई, बाल आ गए सर पर, तो ये भौतिकीय कारण है। पर्यावरण से उसकी जो सुरक्षा बनाते हैं, जो रोम हो गए, त्वचा हो गई, स्किन से ढके हुए हैं, परबर्द, ये सब किस में आएगा, भौतिकी अवरोधक में आएगा। मैं चलो भी रखा है नहीं, ठीक है ना, भौतिकी अवरोधक में आता है, ठीक है। और रासायनिक में रासायनिक पदार्थ आएंगे तुम्हारे, जैसे हमने बताया हमारे शरीर में पसीना आता है, पसीना शरीर को टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। हार्मोन्स होते हैं, मुंह में लार आ रही है, ये क्या है, ये सब किस में आएंगे, रासायनिक अवरोधक। एक भौतिक रासायनिक और तीसरा कोशिकीय ले सकते हो, या जो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कोशिकीय ले लो तुम्हारे अपने किताब के हिसाब से, कोशिकीय अवरोधक। और चौथा ज्वर और सूजन भी दिया इसमें, ये 4 दिए। अब देखो कोशिकीय अवरोधक में क्या आएगा, हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, जो जीवाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। ये जन्म के समय से ही होती हैं, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कोई, वहाँ भी तो जाएंगे कीटाणु, गंदगी, तो वो तो तुरंत ही बीमार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हमारा जो जन्म होता है तब भी हमें ये कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट बोल रहा हूँ मैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये सब क्या है, कोशिकीय में आएगा। तो ये सारी जन्म के समय है ना। और ज्वर या सूजन, छोटा बच्चा होता है ना तो उसका शरीर गर्म रहता है थोड़ा सा, वगैरह बुखार सा है, बच्चे को वास्तव में थर्मामीटर लगा के देखो बुखार नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उसको टेम्परेचर थोड़ा उसका ज़्यादा रहता है, हम यूँ कहें ऐसा लग रहा है। तो वो भी क्या करता है, उसको रोगाणुओं से उसकी सुरक्षा करता है। और ऐसे ही सूजन, उस पर शरीर पे ऐसे लगेगा सूजन सी हो रही है, तो वो कोसी जो त्वचा है उसकी ऐसी फुली हुई सी रहती है थोड़ी सी, वो भी क्या करती है, हमारी प्रोटेक्शन दे रही है उसको, सुरक्षा के लिए कभी कभी उसके बच्चे पे थोड़ी बहुत सूजन रहती है। तो ये सब क्या है, जन्म के समय से हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इनको जन्मजात कह रहे हैं। जन्मजात, तो जन्मजात कितने प्रकार की हो गई, 4। सुन ले, हेडिंग याद नहीं होंगे तो हम कह रहे हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, यानी स्वभाव से, जन्म से, सामान्य भी कह रहे हैं, नॉर्मल, है ना। तो इसको सामान्य प्रतिरक्षा भी कह रहे हैं, जन्मजात। जन्मजात तो यहाँ से आ गई ऐसी प्रतिरक्षा जो जीव में उसके जन्म से ही उपस्थित होती है, वो कहलाएगी जन्मजात या स्वाभाविक। तो ये इसको हमने सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांट लिया, भौतिकी अवरोधक, रासायनिक और कोशिकीय, और ज्वर या सूजन। तो इसमें आप भौतिक अवरोधक में बता सकते हैं रोम पाए जाते हैं, है ना, त्वचा होती है, तो ये जो शरीर पर बाल आ रहे हैं ये क्या है, भौतिकीय है। रासायनिक में बताए हमने, पसीना है, रासायनिक पदार्थ है, मुंह में लार हो रहा है, आमाशय में श्लेष्मा स्रावित हो रही है, सीएल हो रहा है, ये सब रासायनिक अवरोधक में आएंगे। जो जन्म लेता है उसके बच्चे का भी भोजन का पाचन होता है।
तो ये जन्म से हैं। कोशिकीय में बताई ये प्राकृतिक मारक कोशिकाएँ, लिम्फोसाइट कोशिकाएँ, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये मोनोफिल, बेसोफिल, बहुत सारी कोशिकाएँ हैं। तुम्हें 2-4 याद रह जाएँ, उसको याद रख लो। ये कोशिकीय अवरोधक का कार्य करती हैं। ज्वर या सूजन ये भी क्या करता है, एक जन्म से ही बच्चे को या जीव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हो गए जन्मजात। दूसरी है उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित का मतलब अर्जित, प्राप्त। ये जन्म के समय उपस्थित नहीं होती, बाद में अर्जित की जाती है। इसको विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट भी कहते हैं इसको, विशिष्ट, स्पेसिफिक, है ना। तो ये उपार्जित ऐसी प्रतिरक्षा जो जीव में जन्म के समय उपस्थित नहीं होती, जीव द्वारा बाह्य वातावरण से अपने जीवन काल में अर्जित की जाती है, यानी जीव उसको प्राप्त करता है, वह प्रतिरक्षा उपार्जित, उपार्जित अर्जित, समझो इसको, प्रतिरक्षा कहलाती है। इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, स्पेसिफिक है, ये विशिष्ट है। तो यहाँ पर कैसे, अब ये 2 भागों में बांटा है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी ये सक्रिय रह के प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ में बड़ी बड़ी साइंस नहीं लग रही, ऐसे में दिमाग से लगाए कर थोड़ा सा ध्यान बस। अब तुम में से कोई आदमी सक्रिय है, सुबह सुबह उठता है, दौड़ भाग करता है, व्यायाम करता है, 1-2-4 किलो दूध पीता है, बादाम खाता है, तो ये चीज़ सक्रिय, एक्टिव इम्यूनिटी। तो उसकी मसल्स, मांसपेशियाँ, प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाता है, उसको जुकाम बुकाम नहीं लगती, ऐसे रोग भोग नहीं आते। इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा ली उसने। किसी को रजाई में सही ठंड लग रही है 7 दिन में एक बार नहा रहे हैं, ठंड लग रही है, तो ये क्या है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा कम हो जाएगी उसके अंदर। सुन रहे हो। तो हम जो प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा तंत्र कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये तो हम अपने क्रियाकलापों से प्राप्त कर रहे हैं, खान पान से भी होगा। किसी बच्चे को जो कह रहे हैं संतुलित भोजन नहीं मिल रहा, तो उसकी कम होगी है। तो ये कब हो रही है, जीव के समय तो सब में बराबर थी ये वाली, लेकिन बाद में उपार्जित प्रतिरक्षा अलग अलग हो सकती है, एक ही जाति के, एक ही समुदाय के व्यक्तियों में। तो ये हमें कहाँ पर हो रही है, शारीरिक व्यायाम और खान पान से हम वायुमंडल से, अपने पर्यावरण से अर्जित करेंगे, ठीक है, वो तो हो जाएगी सक्रिय। और एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये जैसे अभी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। हम जन्म लेते हैं तो छोटे बच्चों को पोलियो, चेचक, कुकर खांसी, टाइफाइड, टीबी आदि के टीके लगाए जाते हैं। दिस इज निष्क्रिय प्रतिरक्षा अर्जित की जाती है, यानी जो वैक्सीन टीके हैं वो सारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आते हैं। हम बीमार भी हो जाते हैं तो दवाई खाते हैं, वो भी इसी में आएगी। यानी इनके करने से, दवाई टीके वैक्सीन से जो हमारे अंदर उन रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आती है। निष्क्रिय, पता है निष्क्रिय क्या है? किसी भी रोग के निष्क्रिय जीवाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, तो इसमें क्या है, कोरोना के जो वायरस है वो निष्क्रिय वायरस हमारे शरीर में भेजा जाएगा। अब वो वायरस हमारे शरीर में किस प्रकार वृद्धि करता है, कितने दिनों में कितनी संख्या होगी, क्या काम कर रहा है, इम्यूनिटी को किस प्रकार डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्रिया क्यों निष्क्रिय है, कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन हमारी एंटीबॉडी शरीर की वो उसकी सारी की सारी एक्टिविटी को पढ़ती हैं, एक तरह का जासूसी ले लेती हैं पूरी। जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार या कोई आदमी रह रहा है, तुम उसके पीछे पीछे उसकी सारी एक्टिविटी, गतिविधियों को देखते हैं, कहाँ जाता है, ये क्या करता है, क्या कारोबार है इसका, सारा कुछ पता है, तो आपको खतरा नहीं होगा फिर। क्यों? आपको पता है गलत उसकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान है। तो इसके विरुद्ध हमारे शरीर में एक
प्रतिरक्षा तंत्र जनरेट हो जाता है। जैसे ही उसका कोई सक्रिय कीटाणु आता है हमारे शरीर में, तुरंत हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको एक साथ अटैक करता है और वहीं उसको ख़त्म कर देता है। यानी वो समझ जाता है कि ये तो वही है कोविड-19 वाला, पहचानने में देरी नहीं होती। नहीं तो ये क्या करते हैं, जीवाणु बहरूपिया की तरह हमारे शरीर में संख्या में वृद्धि करते हैं और ये एक साथ अटैक करते हैं। तो जो समझ ले फिर पाकिस्तान की फौज हार गई, हिंदुस्तान की जीत गई, तो यानी रोग हमारे पर हावी हो गया। लेकिन जब हमारे पास वैक्सीन वगैरह लग रही है तो ये बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर की एंटीबॉडी पहले ही पहचान लेती हैं ये तो वही बदमाश आदमी है जिसके लिए हमने वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इनकी वृद्धि संभव नहीं होती वहाँ पर। तो ये आती हैं निष्क्रिय में, ऐसे में निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ये आती हैं ये, और सक्रिय में वो आती हैं। ऐसे दो तरह की होगी, ये उपार्जित और अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे आप, और बता देता हूँ थोड़ा सा प्रतिजन और बता। प्रतिजन एंटीजन होता है, ये एंटीजन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में विशेष प्रकार के एक तरह के क्या हैं, रोगाणु हैं। ये क्या होते हैं, अरे सुन ले, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये विशेष प्रकार के रोगाणु हैं। तो एक प्रतिजन का जो आणविक भाग है लगभग 6000 डाल्टन से कम होता, ज़्यादा होता है, 6000 डाल्टन। अब ये डाल्टन, ये ग्राम ऐसी इकाई है, ठीक है, 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या है इसका, एक प्रतिजन का वेट बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, वेट। प्रतिजन विशेष प्रकार के क्या हो गया, रोगाणु, जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ये लिपिड के बना है, यानी और इनका आणविक भार कितना होता है, 6000 डाल्टन। प्रतिजन जो हैं वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर परत होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी लिखूं, आरबीसी की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली पर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं आरबीसी की। कहाँ पाए जाते हैं, और ये ही क्या है, एंटीजन के द्वारा ही रक्त समूह का निर्धारण होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जौन सा प्रतिजन पाया जाता है उसका वही रक्त समूह होता है। इसका मतलब रक्त समूह का वर्गीकरण प्रतिजन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे तुम्हारा नामकरण कहाँ देगा, पंडित जी ने पत्रा में देगा, कब पैदा हुआ है, सोमवार को, कौन सा टाइम था, कौन सा नक्षत्र था, रख दिया किशन लाल। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका जो लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली पर जौन सा प्रतिजन आएगा उसको वो सा रक्त समूह दे दिया। ठीक है, तो रक्त समूह के वर्गीकरण का आधार क्या था, प्रतिजन। रक्त समूह के आधार का वो वर्गीकरण का आधार क्या है, प्रतिजन। सुन लो, तुम सुनते तो है नहीं। और तो यहाँ पर प्रतिजन में उसमें पढ़ाऊँगा तुम्हें, पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अब यहाँ ये पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर रक्त समूह 4 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिजन, अब मैं कह रहा हूँ प्रतिजन का क्लासिफिकेशन है, प्रतिजन का आधार है। तो जो जिस रक्त में कोई प्रतिजन नहीं होता, सुन लेता हूँ, ओ होता है, ओ मीन्स 0 नथिंग, कुछ भी नहीं, शून्य है ओ, यानी कोई प्रतिजन नहीं तो उसे ए, और जिसमें ए प्रतिजन होता है उसको ए नाम दे दिया, जिसमें बी होता है उसको बी, और जिसमें ए और बी दोनों होते हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। सुन लिया। तो रक्त समूह के वर्गीकरण का आधार क्या हुआ, प्रतिजन।
प्रतिजन हुआ। तो यहाँ पर अभी इसके बारे में हम एपिटोप, पैराटोप, ये हर बार लगभग 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ये बताएंगे इसमें। तो लेकिन उसके बताने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी संरचना बतानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसकी संरचना अंग्रेजी की बाई आकार की। ठीक है, आज के लिए इतना ही।